नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बीटीसी सेकंड सेमेस्टर गणित विषय के इकाई 9 क्षेत्रफल, आयतन और धारिता की संकल्पना तथा इकाई पर आधारित एक्सरसाइज बताऊंगा। मैंने अपने इससे पहले वाले वीडियो में भी इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बताए थे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस शेष रह गए थे, तो वो क्वेश्चंस मैं अपने आज के इस वीडियो में बताऊंगा। तो जो लोग अभी तक मेरा वो वीडियो ना देखे हों, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में बीटीसी सेकंड सेमेस्टर मैथ की प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, तो वहां से मेरा वो वीडियो भी देख सकते हैं। और वहीं पर आपको इकाई 8 तक के सभी वीडियोज मिल जाएंगे, तो साथ में मेरे वो सभी वीडियो भी आप सभी लोग देख सकते हैं और समय से मैथ सेकंड सेमेस्टर की तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि मेरे चैनल पर गणित विषय का आधे से ज़्यादा कोर्स यानी कि 13 में से 8 चैप्टर बेसिक तथा एक्सरसाइज विद सॉल्यूशन पढ़ाया जा चुका है। तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल से जुड़ जाइए और कंप्लीट कोर्स पढ़ लीजिए, क्योंकि अब सिर्फ 4 चैप्टर ही पढ़ाने रह गए हैं, वो भी बहुत जल्द ही समाप्त कर दिए जाएंगे। और उसके बाद फिर तुरंत मैथ का रिवीजन सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का होगा, और वो भी अलग अलग राइटर की बुक से, यानी कि जितने भी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सभी हल करवाने का प्रयास जारी है। तो बिना देर किए हुए तुरंत चैनल से जुड़ जाइए, और साथ ही यदि आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और ये चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 3√3 सेंटीमीटर है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखिए, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 3√3 सेंटीमीटर है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2015 में पूछा गया है। तो देखिए, इसको कैसे हल करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज की परिभाषा आप लोगों को पता होगी कि यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी कि कुछ इस तरीके का बनेगा, तो ये हो जाएगा समबाहु त्रिभुज, यानी कि तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। तो मान लीजिए ये x सेंटीमीटर है, तो ये भी x सेंटीमीटर हो जाएगी और ये भी x सेंटीमीटर हो जाएगी, यानी कि तीनों भुजाएं हमारी बराबर हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। लेकिन इसमें दिया हुआ है त्रिभुज की ऊंचाई 3√3 सेंटीमीटर है, तो इसमें से हम जो है किसी भुजा को ऊंचाई तो मान नहीं सकते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, आधार के सामने वाला जो शीर्ष है उससे इस पर एक लंब डाल देंगे। इस तरीके से एक लंब डालेंगे, और जो ये लंब डालेंगे ये यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा, और ये जो होगा ये 3√3 सेंटीमीटर है। ये क्वेश्चन में देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ 3√3 सेंटीमीटर है, तो इसकी माप हो जाएगी 3√3 सेंटीमीटर। और ये देखिए, यहाँ पर ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, और ये हो जाएगा कर्ण। यानी कि अगर थोड़ा सा बड़ा चित्र बना लें इस तरीके से, देखिए, और इसको मान लें ए, इसको मान लें बी, और इसको मान लें सी, और यहाँ से जो है एक लंब डाल देंगे आधार भुजा पर। तो ये यहाँ पर देखिए 90 डिग्री का कोण बनेगा, और इसको मान लें डी, और यहाँ पर देखिए ये मान लीजिए कि x सेंटीमीटर है। तो ये देखिए यहाँ पर जो ऊपर शीर्ष से लंब डालेंगे, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है, इसलिए ये जो है नीचे वाली भुजा को यानी आधार भुजा को दो समान भागों में विभाजित करेगा। तो इसलिए ये हो जाएगा x/2, और ये भी भुजा जो होगी ये भी x/2 हो जाएगी, यानी कि पूरी जो है x है, तो ये इतनी जो है x की आधी हो जाएगी, यानी कि x/2 हो जाएगी, और ये भी x/2 हो जाएगी। और ये जो भुजा है यानी कि जो शीर्ष लंब है, यानी कि ऊंचाई जो है वो ऊंचाई दी हुई है 3√3। अब यहाँ पर हम देखिए सवाल को हल कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहले हम जो है मान लेंगे कि माना त्रिभुज की प्रत्येक भुजा प्रत्येक भुजा बराबर x है,
यहाँ पर जैसा कि हम आप लोगों को बता चुके हैं कि त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कितनी है, x है। तो यहाँ पर देखिए अब एक फार्मूला यहाँ पर लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 90 डिग्री का कोण बन रहा है और ये आपका बन जाएगा समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का जो है फार्मूला एक होता है पाइथागोरस प्रमेय से कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बन रहा है, तो जो ये भुजा होगी ये होगी कर्ण और ये होगी लंब और ये होगी आधार। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो है कर्ण का स्क्वायर बराबर, देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इस तरीके से करेंगे। अब देखिए यहाँ पर कर्ण कितना दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है x, तो इसको x स्क्वायर कर देंगे। और लंब देखिए, लंब यहाँ पर 3√3 दिया हुआ है, 3√3 इसका होल स्क्वायर कर देंगे। और प्लस आधार देखिए x/2 है, इसको x/2 कर लेंगे और इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए लंब को इधर ही रखेंगे और जो आधार है इसको यहाँ पर पक्षांतर कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x/2 का होल स्क्वायर और बराबर यहाँ पर देखिए इसका स्क्वायर करेंगे, यानी कि लंब जो दिया हुआ है 3√3 इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी 3 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ पर हम इसका जो है स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस एक्स स्क्वायर अपान यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 दूना 4। और फिर यहाँ पर देखिए 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो 9 त्रिक 27 हो जाएगा। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। देखिए एलसीएम का मतलब होता है कि हर को बराबर करना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हर बराबर कर लेंगे, यानी कि इसके बटे में 4 नहीं है तो इसके बटे में भी 4 लाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इसके बटे में जब 4 लाएंगे तो यहाँ भी 4 का मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इसके बटे में 4 नहीं है तो यहाँ भी 4 का मल्टीप्लाई होगा। तो हो जाएगा 4x स्क्वायर और फिर यहाँ पर इसके बटे में ऑलरेडी 4 है तो इसलिए यहाँ पर ऊपर x ही रहेगा, तो यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा। और उसके बाद फिर देखिए बराबर में कितना है, 27 है, 27 को उतार लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 4x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर घट जाएगा तो कितना बचेगा, 3x स्क्वायर बचेगा। और फिर बराबर यहाँ पर देखिए 27 है और 27 यहाँ पर देखिए 4 जो है वो इधर डिवाइड कर रहा तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में 4 हो जाएगा। अब इस 4 का क्या करेंगे, 27 में मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो अभी यहाँ पर 3 शेष बचा है इधर इसको भी उधर पक्षांतर कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर बराबर इधर ये 3 जो है वो मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर देखिए 27 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइड बाई 3, इस तरीके से करके उसके बाद इसको सरल कर लेंगे। तो देखिए जब सरल करेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 से जो है 27 कट जाएगा, यानी कि 3 9 27 हो जाएगा। और फिर देखिए एक्स स्क्वायर बराबर 9 का 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए 9 चौक 36 हो जाएगा। और अभी देखिए यहाँ पर स्क्वायर है तो यानी कि अभी इसका रूट निकालेंगे, क्योंकि अगर एक्स निकला होता तो यही भुजा हो जाती, लेकिन यहाँ पर अभी स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर भी हटाएंगे। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर जो है यहाँ से हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा, यानी कि √36 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 36 का वर्गमूल क्या होता है, 6 होता है। तो यही जो है इसकी क्या हो जाएगी, एक भुजा हो जाएगी। अब हमको निकालना क्या है, निकालना है देखिए यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे। देखिए फार्मूला क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर इंटू भुजा स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। अब यहाँ पर देखिए फार्मूला लगाएंगे तो √3/4 हो जाएगा। और भुजा स्क्वायर का मतलब देखिए यहाँ पर देखिए 6 भुजा निकली है तो यहाँ पर हम 6 रख देंगे और 6 का स्क्वायर कर देंगे। और फिर यहाँ पर देखिए √3/4
4 हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाई 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 छाक 36 हो जाएगा। और फिर देखिए 4 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो जब 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 9 36 यानी कि 9 आएगा। अब 9 का अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए 9 अंडर रूट 3 आ जाएगा। अब यही जो है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर में दिया था तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि क्षेत्रफल है तो इसको वर्ग में लिखेंगे तो वर्ग सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या निकला, 9 अंडर रूट 3 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से ये सवाल हमारा हो जाएगा। अब देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो देखिए जो ये 2 नंबर क्वेश्चन है ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये 2016 में पूछा गया है, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको देखिए कैसे हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है एक कक्ष की लंबाई 11 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर और ऊंचाई 5 मीटर है। तो कक्ष की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखिए तो यहाँ पर जो ये कक्ष बनेगा यानी कि कमरा बनेगा ये कि घनाभ के आकार का बनेगा, क्योंकि देखिए लंबाई और चौड़ाई इसकी अलग अलग दी हुई है। तो ये यानी कि चौकोर कमरा तो होगा नहीं, यानी कि वर्गाकार तो होगा नहीं, तो ये आयताकार होगा। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि ये घनाभ के आकार का कमरा होगा। तो यहाँ पर हमको क्या करना है कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। देखिए मान लीजिए कि ये जो है घनाभ के आकार का कमरा होगा, यानी कि लंबाई इसकी जो होगी वो ज़्यादा होगी और चौड़ाई कम होगी। तो मान लीजिए ये इस तरीके का कुछ होगा। देखिए मान लीजिए ये इस तरीके का होगा। तो यहाँ पर देखिए हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको इस दीवार की और जो इधर ये दीवार होगी और एक ये पीछे वाली दीवार, इनका जो है हमको क्षेत्रफल निकालना है। और जो ये है भाग और जो ये नीचे वाला भाग है इसका हमको जो है क्षेत्रफल नहीं निकालना है। यानी कि एक दीवार ये होगी और एक ये होगी और एक ये पीछे होगी और एक ये इधर आगे वाली दीवार। तो ये कुल मिलाकर के 4 दीवारों का हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, वो फार्मूला हमको लगाना है। तो देखिए यहाँ पर चाहे लिख लीजिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और चाहे लिख दीजिए कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर चारों दीवारों का। देखिए फार्मूला हमको वही लगाना है क्योंकि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है फार्मूला यहाँ पर वही लगेगा, लेकिन हमको दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम ये चीज़ लिख सकते हैं कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर अब यहाँ पर फार्मूला लगेगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। तो देखिए ये फार्मूला होता है और इसको देखिए फिर यहाँ पर 2 इंटू अब एल देखिए लंबाई दी हुई है तो लंबाई की जगह पर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 11, तो हम 11 लिख लेंगे। और फिर चौड़ाई दी हुई है कितनी, चौड़ाई दी हुई है 8, तो यहाँ पर 8 लिख लेंगे। और इंटू फिर ऊंचाई दी हुई है 5, तो यहाँ पर 5 लिख लेंगे। अब इसका क्या करेंगे, इसका गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 इंटू अब 11 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 19 हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाई 5। अब यहाँ पर देखिए 5 दूनी 10 और 10 का 19 से अगर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 190 हो जाएगा। देखिए 5 दूनी 10 और 10 का 19 से गुणा करेंगे तो 19 दहम्मा जो है 190 हो जाएगा। यानी कि 190 हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए मीटर में दिया हुआ है, यहाँ क्षेत्रफल निकाले हो तो वर्ग मीटर में आंसर आएगा, तो वर्ग मीटर आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन देखने में कठिन है, लेकिन अगर आपको ये फार्मूला याद हो तो बहुत आसानी से इसको निकाला जा सकता है। यानी कि कक्ष दिया हुआ है, कक्ष का मतलब कमरा होता है। तो देखिए कक्ष की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है और अगर आपको ये फार्मूला याद हो 2l प्लस बी इंटू एच, ये फार्मूला याद हो तो बहुत ही आसानी से जो है चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। यानी कि 2l प्लस बी इंटू एच करेंगे और फिर जो है इस तरीके से जो है जोड़ करके और फिर इसका गुणा करके इसका मान निकाल लेंगे और यही इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई
5 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वही फार्मूला लगा देंगे और आंसर निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पर जो है समबाहु त्रिभुज का फार्मूला क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर देखिए होता है फार्मूला √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है लंबाई दी हुई है 5 सेंटीमीटर। लंबाई का मतलब जो है एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई दी हुई है। तो देखिए समबाहु त्रिभुज कहा गया यानी कि सभी भुजाएं बराबर है। तो एक भुजा आपकी दी हुई है 5 सेंटीमीटर, तो यानी कि सारी भुजाएं 5 सेंटीमीटर ही होंगी। तो यहाँ पर हम जो है भुजा की जगह पर 5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 3/4 इंटू भुजा का मतलब 5 का स्क्वायर हो जाएगा और फिर यहाँ पर हो जाएगा √3/4 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर देखिए 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर 4 से इसको भाग कर लेंगे तो देखिए 4 छंग 24 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 25 को जो है 4 से अगर भाग करेंगे तो 4 छंग 24 हो जाएगा। पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर देखिए 1 बचेगा, फिर पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर 4 दूनी 8 हो जाएगा, फिर बचेगा 2 और 2 के आगे फिर 0 बढ़ाएंगे तो 20 हो जाएगा। तो 4 पंचे 20 यानी कि 6.25 आ जाएगा। और फिर यहाँ पर जो है √3 अभी बचा है तो √3 लिख लेंगे। तो इस प्रकार से यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर वर्ग सेंटीमीटर लिख देंगे और ये जो है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आएगा वर्ग सेंटीमीटर और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर के दो घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया। बड़े घन का आयतन ज्ञात करो। बड़े घन का आयतन ज्ञात करो। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर ऑलरेडी एक घन बना हुआ है, एक घन हम और बना दे रहे हैं। मान लीजिए कि ये घन 5 सेंटीमीटर का है, मान लीजिए इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। घन और घनाभ में आप लोगों को अंतर पता ही होगा। घन देखिए वो होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर हो, यानी कि एक जैसे वर्ग बनाइए इस तरीके से ऐसे और वर्ग के द्वारा इस तरीके से बना हो। देखिए जो लोग ना बनाना जानते हो घनाभ या घन तो वो भी सीख लें, क्योंकि ये बनाना बहुत कठिन होता है। जिसको बनाने का तरीका नहीं पता होता है तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको बनाने में, तब भी हो सकता है कि सही से ना बना पाओ। तो इस तरीके से अगर हमको जो है घन बनाना है तो सबसे पहले एक वर्ग बनाएंगे और उसके बाद इसी के नीचे एक वर्ग इतना ही बड़ा और बना लेंगे इस प्रकार से। और उसके बाद फिर जो है इसमें से ये भुजा ऐसे मिला देंगे, इस तरीके से कोने जो है दोनों के मिला देंगे और इस प्रकार से एक घन तैयार हो जाएगा। और अगर इसी तरीके से हमको घनाभ बनाना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे हम पहले वर्ग बनाए थे तो वर्ग के बजाय हमको क्या करना है आयत बना देना है, यानी कि एक भुजा लंबी कर देना है थोड़ा और जो है इस प्रकार से आयत बना करके और इसी टाइप में नीचे एक आयत और बना देना है उतना ही बड़ा और इसी तरीके से भुजाएं जो है मिला देना है तो वो बन जाएगा आपका घनाभ। तो घन और घनाभ में अंतर आप लोगों के समझ में आ गया होगा। घन होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो, लेकिन जो घनाभ होता है उसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर नहीं होती है, उसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है तो उसको घनाभ बोलते हैं। तो देखिए ये 5 सेंटीमीटर का घन है, इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो है वो 5 सेंटीमीटर है। और मान लीजिए ये जो है ये 3 सेंटीमीटर जो है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का घन है। तो देखिए अब इनको पिघला करके एक बड़ा घन बनाया गया है। बड़ा घन बनाया गया यानी कि इन दोनों को पिघलाओगे तो मान लीजिए कोई एक बड़ा घन बनेगा इस तरीके से, मान लीजिए। और इसका हमको क्या करना है, इसका हमको जो है बड़े घन का आयतन निकालना है। इसका हमको क्या करना है आयतन निकालना। मान लीजिए ये घन बन करके तैयार हुआ तो इसका आयतन हमको निकालना है। तो देखिए हमको करना क्या है, हमको करना ये है कि जो ये दोनों घन थे पहले वाले, इन दोनों घनों के आयतन हमको निकाल लेना है और इन दोनों घनों के जो आयतन निकलेंगे उनको जोड़ दिया जाए अगर, यानी कि
जो जोड़ेंगे तो इसके जो इसका जो है आयतन आएगा, इसके आयतन के बराबर इन दोनों के आयतन होंगे। तो इन दोनों का आयतन अगर निकाल करके और जोड़ दिया जाए तो बड़े वाले घन का आयतन निकल आएगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले जो दोनों छोटे वाले घन हैं उनका आयतन निकाल लेंगे। तो देखिए पहले वाले घन का आयतन यहाँ पर लिखेंगे, पहले घन का आयतन, पहले घन का आयतन। तो देखिए पहले घन का आयतन, आयतन देखिए घन के आयतन का फार्मूला होता है भुजा क्यूब, केवल होता है फार्मूला भुजा क्यूब। तो यहाँ पर देखिए भुजा क्यूब फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए भुजा कितनी है, भुजा है 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए दिया हुआ पहला घन 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ 5 का क्यूब करेंगे तो 25 और 25 पंचे 125। तो इस प्रकार से 125 घन सेंटीमीटर निकल आएगा, 125 घन सेंटीमीटर। और उसके बाद फिर देखिए अब जो दूसरा वाला घन है उस दूसरे वाले घन का आयतन निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे दूसरे घन का आयतन, दूसरे घन का आयतन। तो देखिए दूसरे घन का आयतन, यहाँ पर भी वही फार्मूला लगाएंगे भुजा क्यूब। अब भुजा देखिए कितनी दी हुई है, 3 सेंटीमीटर दी हुई है। तो यहाँ पर 3 का क्यूब कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 और 9 त्रिक 27। तो यहाँ पर देखिए 27 घन सेंटीमीटर, 27 घन सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से दूसरे वाले घन का आयतन हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हमको बड़े घन का आयतन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यानी कि हम इसका देखिए ये जो है वो इसका जो है निकाल चुके हैं आयतन, और जो है ये जो आयतन निकाले हैं ये इसका जो है निकाल चुके हैं। अब जो बड़ा वाला घन है ये वाला, इसका आयतन हमको निकालना है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन बराबर। तो देखिए अब बड़े घन का आयतन में क्या करेंगे, इसका जो आयतन है और जो इसका आयतन, इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, जो है दोनों घनों का आयतन, यानी कि बड़े घन का आयतन बराबर क्या करेंगे, दोनों घनों का आयतन यहाँ पर लिख लेंगे। यानी कि बड़े घन के आयतन बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों घनों का आयतन। तो दोनों घनों का आयतन का मतलब दोनों घनों के आयतन को जोड़ लेंगे। तो पहला जो है आयतन कितना निकला है, 125 घन सेंटीमीटर, और दूसरा क्या निकला है, दूसरा निकला है 27 घन सेंटीमीटर। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पर 7 5 12, 12 का 2, और फिर यहाँ पर 2 2 4 हो जाएगा, और 4 1 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए 1, यानी कि 152 घन सेंटीमीटर हमारा आ जाएगा। यानी कि बड़े घन का आयतन क्या हो जाएगा, 152 घन सेंटीमीटर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घन का आयतन 216 घन सेंटीमीटर है, तो घन की कोर ज्ञात करो। तो घन की कोर ज्ञात करो, यानी कि घन का आयतन दिया हुआ है और घन की कोर हमको ज्ञात करना है। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, देखिए आप लोगों को पता होगा कि घन, इससे पहले वाले जो है सवाल में ही हम बताए हैं कि घन कैसे बनता है। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से घन बनता है। जो लोग अभी तक न सीख पाए हो तो एक बार देख लें। यहाँ पर इस तरीके से एक वर्गाकार जो है आकृति बनाएंगे, यानी कि वर्ग बनाएंगे, और जो है इसी के नीचे एक इस तरीके से और वर्ग उतना ही बड़ा बना लेंगे इस तरीके से, और उसके बाद फिर इन कोनों को मिला देंगे। तो इस प्रकार से ये घन बन करके तैयार हो जाएगा। अब देखिए इस घन का हमको क्या करना है, देखिए एक घन का आयतन 216 घन सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो घन की कोर ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम वही आयतन वाला फार्मूला यहाँ पर फिर लगा देंगे। आयतन वाला फार्मूला लगाएंगे तो देखिए क्या होता है, घन का आयतन बराबर, यानी कि घन की कोर दी हुई है। तो यहाँ पर हम ये चीज़ कह सकते हैं कि माना घन की कोर बराबर, माना घन की कोर बराबर ए मीटर, माना घन की कोर बराबर ए मीटर, यानी कि ये कोर जो है ये मान लीजिए
कि ए मीटर है तो घन का आयतन क्या हो जाएगा? घन का आयतन होता है भुजा स्क्वायर। घन का आयतन बराबर भुजा स्क्वायर, यानी कि जो है क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा ए क्यूब। भुजा स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा? ए क्यूब, यानी कि ये समझ लीजिए कोर का मतलब भुजा ही दी हुई है तो यहाँ पर भुजा क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ पर ए क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पर घन का आयतन दिया हुआ है 216, तो यहाँ पर 216 लिख देंगे और यहाँ पर ए क्यूब लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए ए क्यूब का जो ये क्यूब है इसको हटाएंगे अगर, तो यहाँ पर देखिए इधर क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा और कर्णिक घात 3 हो जाएगा, यानी कि हमको घनमूल निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर ए का जो क्यूब है इसको हटाएंगे और इधर जो है यहाँ पर 216 लिखेंगे और यहाँ पर कर्णिक घात 3, यानी कि यहाँ पर हमको घनमूल लगा जो है निकालना है। यहाँ पर देखिए 216 का घनमूल निकालना है, तो यहाँ पर ए बराबर देखिए 216 का घनमूल क्या हो जाएगा? तो 216 का घनमूल होता है 6, यानी कि 6 छाक 36 और 36 छक्का जो है 216 होता है। तो यहाँ पर जो है जो इसका 216 का है, 216 का घनमूल क्या निकलेगा? 216 का घनमूल निकलेगा 6, और यही जो है इसका जो है एक भुजा हो जाएगी। तो यानी कि ए बराबर 6 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज के सारे क्वेश्चन आप लोगों की समझ में आ गए होंगे। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। तो दोस्तों यदि हमारा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।